तो एक काम हमारा निपट गया, क्या? फ्लक्स की कैलकुलेशन वाली बात हो गई। दूसरी बात कि अब हम लोग इसी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करके क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यही है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से मेरे कहने का मतलब है टू कैलकुलेट या टू डिराइव एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जब आप सिमेट्रिकल सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बाउंडेशन या कुछ कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या है वो कंडीशंस? तो क्या है वो कंडीशंस? तो कंडीशन ऐसी है कि आपको सबसे पहली बात तो ये है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से होकर गुजर रहा होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू द पॉइंट at which electric field is to be calculated। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। भाई तभी तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लेकर आ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कम से कम मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दूसरा बात कुछ ऐसा लिख दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म ऑन गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, चलिए तीसरी और आखिरी बात कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी सेम ऑन द सरफेस। मस्ट बी सेम ऑन द सरफेस। तो सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसकी समरी क्या है। उसकी समरी ये है कि जैसे नेक्स्ट हम लोग एक बार के लिए फिर से इसी को, मतलब रिपीटेटिव सही हो जाएगा पर फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे आपको किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से निकालना है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करके। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, और आपसे कोई पूछ रहा है कि मुझे है ना इधर किसी पॉइंट पी पर, जो कि इस चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करके। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए ये दो तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन कि वो गॉसियन सरफेस इसी पॉइंट पी से होकर गुजर रहा हो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और एंगल भी एक जैसा हो। तो कोई एक बार के लिए सोच ले कि एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ कर देते हैं क्यूब, जिसके लिए चार्ज पार्टिकल सेंटर पे। तो क्या इंटीग्रेट करके इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। कहां से निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका एरिया वेक्टर इधर है, डीएस वेक्टर, और पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। यहां पर तो थीटा 0 है, लेकिन यहां आइए तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और यहां एरिया वेक्टर ऐसा होगा। दोनों के बीच का एंगल बदल गया ना। तो ये जो कंडीशंस मैं लिखा रहा हूं, इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको अपना गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। तो ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए। हाँ, इस गॉसियन सरफेस से आप फ्लक्स बता सकते हैं। फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
आ रही है बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सरफेस के अलग 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 पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू का है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी अलग अलग है। तो कहां से इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेशन संभव नहीं है। यानी कि जब आप फ्लक्स लिखने जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो आप इस ई को या ई के मैग्नीट्यूड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए 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 यदि हमें कोई एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल दिया जा रहा है और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इससे आर डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसके लिए आपको गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा। यदि जैसे ही आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, आपके दोनों ही प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या अब भी पॉइंट पी से गॉसियन सरफेस गुजर रहा है? यस, गुजर रहा है। दूसरी बात कि अब जो एंगल है आपका, ये यहां पर आपने एक छोटा सा डीएस वेक्टर ले लिया ऐसा सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर, और इस चार्ज पार्टिकल से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसी रेडियली आउटवर्ड है। तो यहां पर थीटा कितना है? थीटा है 0 डिग्री का। आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, आप इस पॉइंट पर आ जाइए, तो यहां पर फिर से डीएस वेक्टर ऐसा नॉर्मल, और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा, तो फिर से थीटा कितना है? थीटा 0 है। तो यही सरफेस के हर पॉइंट पर है। तो ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना सही है, ये गलत था। आई होप क्यों गलत था अभी ये समझ आ गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्लक्स, और ये फ्लक्स जो डेफिनेशन है फ्लक्स की उससे लिखने जा रहे हैं कि फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। फिर ये जो इंटीग्रेशन है ये तो बंद सरफेस के लिए करना है, बंद सरफेस के लिए करना है, तो इस इंटीग्रेशन को पहना दीजिए एक रिंग। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि क्या यहां से हम लोग इस ई वेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, ई वेक्टर भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं फिर, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड एक जैसा है। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ओके, और अब आप इस ई को निकाल लीजिए बाहर, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। लॉजिकल है कि ई वेक्टर बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन ई आ सकता है, क्योंकि ई सिर्फ ई का मैग्नीट्यूड है जो एक चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस आगे यूनिफॉर्म रहा होगा। चलिए, तो ये क्या लिख लिया? ये लिख लिया ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस क्या है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके ओके, तो ठीक है, ये तो फ्लक्स लिखने का एक स्टाइल था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है बाई गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ से हम लोग इसी फ्लक्स को एक सेकंड में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर का चार्ज इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही आपने दोनों को इक्वेट किया, किन दोनों को? ये है 1, ये है 2, तो दोनों बराबर हैं। इक्वेशन 1 और 2 क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों फ्लक्स की ही एक्सप्रेशंस हैं, फ्लक्स का ही एक्सप्रेशन है। और एक सरफेस से फ्लक्स के दो एक्सप्रेशन थोड़ी होंगे, मतलब दो वैल्यू थोड़ी होगी, दोनों बराबर ही तो होंगे। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां पे गलती से मैंने स्मॉल आर लिख दिया है, तो मैं इसको एक बार के लिए स्मॉल आर ही बना देता हूं फिगर में। ठीक है, E इंटू सॉरी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया। यानी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या याद करके रखा है? तो दिस इज KQ बाई आर स्क्वायर। आई बात समझ? ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अब हमें क्या करना है? हमें ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करना है? तो हमें ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है यही गॉस लॉ की। ठीक है, ओके। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ही कुछ और दूसरे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें अब नेक्स्ट निकालना है किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। देखिएगा, ऐसा है कि ये है हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, मतलब ये जो वायर है, ये वायर ऊपर इन्फिनिटी से लेकर नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस वायर के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, यानी कि हर एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा के बराबर। हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं, बस इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है, उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। वैसे तो एक्सप्रेशन याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है, लेकिन हमें गॉस लॉ से निकालना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस, उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा एक कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये क्या है, ये कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। चलिए, इस पॉइंट चार्ज इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा ऐसे दूर की तरफ जारी होगी, क्योंकि वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव नेचर का मान लिया है। ठीक है, अब सुनिएगा, एक बार के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना सर्कुलर, उसका नाम सरफेस 1 रख देते हैं। ये जो दूसरा सरफेस है उसका नाम, मतलब जो कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस का नाम सरफेस नंबर 2 रख दिया, और ये जो नीचे वाले सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस है उसका नाम सरफेस नंबर 3 रख दिया है। चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक, आइए इस सरफेस से फ्लक्स लिखिए। तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है ना। इसको एक बार के लिए क्या करते हैं कि इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट ds को ओपन कर देते हैं। एक बार सिर्फ सरफेस S1 के लिए इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर एक बार हम लोग सरफेस S2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सरफेस S3 के लिए इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, चलेगा? तो सुनिएगा मेरी बात कि ये जो ऊपर वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर यदि आपने एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया तो वो सरफेस एरिया कहां पर दिखाएंगे, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ। यदि ये 2 पर आपने कोई छोटा सा सरफेस एरिया लिया तो वो छोटा सा सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दिखाएंगे, और 3 पर यदि एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया तो ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। यहां पर थीटा हमारा 0 था, और पहले वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, तो दिस इज E इंटू ds। सरफेस S1 में थीटा कितना है, तो दिस इज cos ऑफ 90 डिग्री। सरफेस S2 में थीटा कितना है, तो दिस इज सरफेस S2 में E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। सरफेस S3 में थीटा कितना है, तो सरफेस S3 में E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। यही होगा ना? तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहले सरफेस से भी फ्लक्स 0 है और तीसरे सरफेस से भी फ्लक्स 0 है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर फेस को नहीं लिंक कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेसेस को लिंक कर रही है। ठीक, तो ये कितना हो गया, इसके लिए एक बार के लिए आपको इस सिलेंडर की लेंथ असाइन करनी पड़ेगी। तो लेट से सिलेंडर का लेंथ L है, तो ये E मैं बाहर निकाल लूं क्या, है ना? यहां से आप E वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन आप ये E बाहर निकाल सकते हैं, तो सिर्फ इंटीग्रेशन ds रह जाएगा। आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज E इंटू 2 पाई स्मॉल r l। ठीक है, ये है हमारे पास फ्लक्स। लेट से कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी फ्लक्स को गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या लिखेंगे,
तो बाई गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर एल लेंथ का वायर है। कितना वायर है? जो वायर अंदर पड़ा है, बस आपको उसी वायर की चिंता करनी है। ये वाला वायर अंदर पड़ा है, इतने लेंथ का। तो यदि एक यूनिट लेंथ के वायर में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो एल यूनिट लेंथ के वायर के पास कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू एल के बराबर होगा। ओके, इसको डिवाइड कर दिया आपने किससे? एप्सिलॉन नॉट से। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 है आपस में बराबर। तो जैसे ही इसको इक्वेट कर रहे हैं, यानी E इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, दिस इज लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, ये वही रिजल्ट है ना? बिल्कुल वही रिजल्ट है। ठीक है, ये तो एंड रिजल्ट आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी याद रखते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, रिजल्ट तो हम लोगों ने काफी स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी निकाल लिया था। पहले फाइनाइट वायर के लिए निकाला था, और फिर उसके बाद सेमी इनफाइनाइट, और फिर इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो लिखिए नेक्स्ट। चलिए, तो लिखिएगा नेक्स्ट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है फिर से किसी इनफाइनाइट शीट की वजह से। इनफाइनाइट शीट बोले तो देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास एक शीट है, और ये शीट ऐसे ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रही है, पीछे भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी, और नीचे भी इंफिनिटी तक जा रही है। इस शीट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हमें क्या करना है? तो हमें इधर किसी पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फिर से सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है हमें ड्रॉ करना होता है गॉसियन सरफेस। तो फिर से इसके लिए भी जो गॉसियन सरफेस है, इसके लिए भी जो गॉसियन सरफेस है, वो गॉसियन सरफेस हमारा सिलिंड्रिकल ही है। ठीक है, दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना ये कैसा है? मतलब ये हमारे पास ये इनफाइनाइट शीट है ऐसी, तो जो सिलेंडर है वो सिलेंडर ऐसा पड़ा है, इस सिलेंडर का आधा हिस्सा इधर है और सिलेंडर का आधा हिस्सा इधर है, आधा इधर है आधा इधर है। ठीक है, और बिल्कुल बीचों बीच हमारा ये शीट पड़ा हुआ है। ठीक, तो यदि सिलेंडर के इस सरफेस का नाम मैं सरफेस 1 रख दूं, इसका नाम सरफेस 2, और पीछे वाले सरफेस का नाम सरफेस नंबर 3 रख दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आइए एरिया वेक्टर पहले दिखाई देते हैं कि इस सरफेस पर जो ds वेक्टर होगा वो सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा होगा। 2 पर जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा होगा। यहां दिखाइए या यहां दिखाइए, ऑलराइट। और जो 3 पर आपका एरिया वेक्टर होगा वो ds वेक्टर ऐसा। अब इस शीट की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? ऐसी, पॉजिटिव साइड ऐसी, नेगेटिव साइड ऐसी। तो यहां पर तो हमारा एंगल थीटा है 0, यहां पर हमारा एंगल थीटा है 90, और यहां पर फिर से वो एंगल थीटा कितना है? 0। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं क्या? फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो दिस इज सरफेस S1 से इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds, फिर उसके बाद सरफेस S2 से इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और फिर लास्ट में E वेक्टर डॉट ds सरफेस S3 से इंटीग्रेशन। यही है।
चलिए, तो सरफेस S1 पे हमारे पास दिस इज E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा सरफेस S1 के लिए, क्योंकि सरफेस S1 में तो क्या है, थीटा हमारे पास कितना है, 0 डिग्री के बराबर का है। दूसरे सरफेस के लिए आप इसे लिख सकते हैं दिस इज E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है। तीसरा जो इंटीग्रेशन है दिस इज E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ, हाँ अरे सॉरी माई बैड, सरफेस S2 के लिए दिस इज E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 है, और सरफेस S3 के लिए इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री है। क्योंकि दूसरा ये कर्व्ड वाला है ना, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं कर रही है, तो ये दूसरे वाले सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0 है। तो ये आपने E बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका रह गया, ds का, फिर से यहां से भी E बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ds का। तो एक बार के लिए ये जो सरफेस एरिया है ना, सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर, इसको हम लोग कैपिटल A साइन कर देते हैं कि ये जो सर्कुलर सरफेस है, उस सर्कुलर सरफेस का जो एरिया है, एरिया, वो एरिया A के बराबर है। तो सरफेस 1 पर ऐसे सारे ds 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 जोड़ देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया A, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू A प्लस E इंटू A, तो दिस इज इक्वल टू 2EA के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी फ्लक्स को आप लिख सकते हैं बाय गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से आप फ्लक्स लिख सकते हैं दिस इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q इनसाइड कहां पर है, तो आप बोलेंगे Q इनसाइड ये यहां पर, बस ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, है ना, यही चार्ज होगा ना Q इनसाइड। Q इनसाइड कितना चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे एक यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज है वो सिग्मा के बराबर है, तो A यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू A के बराबर होगा, सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देयरफॉर जो फ्लक्स है दिस इज सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा किसके, तो 2 टाइम्स ऑफ E इंटू A के। तो यहां से फिर से A से A कैंसिल आउट हो गया, और देखिए क्या वही रिजल्ट आ गया, यस एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ गया जो पहले हम लोगों ने इंटीग्रेट कर कुरा के बड़ी मशक्कत से निकाला था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सिग्मा जो है वो तो Q बाई A के बराबर होता है। समझ गए। चलिए आइए, तो इसके बाद नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर की वजह से। ये सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसा सा एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, ये है सिलेंडर की एक्सिस, एक्सिस। इस सिलेंडर की अपनी जो रेडियस है वो रेडियस r है। तो चार्ज कहां पर है, चार्ज इसके सरफेस पर, सिलेंडर का जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज के लिए हम लोग दोनों तरीके से चार्ज की डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप लिख सकते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। यदि लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू एल। यही चार्ज लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू एल के बराबर। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आप ऐसा लिख सकते हैं, ये L से L कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट इज, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इधर किसी पॉइंट P पर, जो कि इसके एक्सेस से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना है, हमें निकालना है आउटसाइड वाले पॉइंट पर, जिसके लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, ऐसा है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है क्या करना है, तो हमें ड्रॉ करना है एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करना है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो इसमें ये जो इसका कर्व्ड पार्ट है
इस कर्व्ड सरफेस का नाम सरफेस नंबर 1 रख देते हैं। ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस का नाम सरफेस नंबर 2, और ये जो नीचे वाला सरफेस है, इस नीचे वाले सरफेस का नाम सरफेस नंबर 3 रख देते हैं। ये जो हमारा सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ उसी कर्व्ड सरफेस से ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर यदि हम लोग एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लें, तो वो छोटा सा सरफेस एरिया ds वेक्टर इस दिशा में होगा। यहां पर यदि हम लोग एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लें, तो वो छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर ds वेक्टर ऐसा इस दिशा में होगा। यहां इस तीसरे में ये एक छोटा सा सरफेस एरिया ds वेक्टर ऐसा इस दिशा में होगा। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के बराबर होगा। और इसी E डॉट ds को हम लोग फिर लिख लेते हैं, ये सरफेस S1 के लिए E डॉट ds, फिर उसके बाद सरफेस S2 के लिए E डॉट ds, फिर इसके बाद सरफेस S3 के लिए E डॉट ds। ठीक है, तो ये सरफेस नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। सरफेस S3 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि सरफेस S1 के लिए ये वाली चीज 0 है, सरफेस S3 के लिए भी ये वाली चीज 0 है। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। सिर्फ सरफेस S2 के लिए इंटीग्रेट करना है। S2 कौन सा? वो जो हमारा कर्व्ड सरफेस है वो। तो इसके लिए हम लोग एक बार के लिए इस गॉसियन सरफेस की लेंथ असाइन कर देते हैं कि लेंथ है L। तो ये हमारे पास आ रहा है दिस इज E इंटू 2 पाई स्मॉल आर L। स्मॉल आर क्या है? तो इसकी एक्सेस से डिस्टेंस है। ठीक है, इसी फ्लक्स को हम लोग दूसरे स्टाइल से लिख सकते हैं। कैसे? तो गॉस लॉ से। तो बाई गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लिख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है दिस इज Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। और Q इनसाइड कितना है? तो Q इनसाइड एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है लैम्डा है, या एक यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा है। तो लैम्डा के टर्म्स में एक बार के लिए लिख लेते हैं, तो ये लैम्डा इंटू लेंथ L लिख लिया, लैम्डा इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। L इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है वो L है, मतलब चार्ज हमारे पास इस रीजन में चार्ज है, इस रीजन में। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग इस E इंटू 2 पाई स्मॉल आर L को लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, जिसे आप लिखते हैं दिस इज 2k लैम्डा बाई r। ये तो एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। इसी लैम्डा की बजाय आप चाहें तो सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R लिख सकते हैं। तो दिस इज सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड वाले पॉइंट पर सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r के बराबर है। सिग्मा के टर्म्स में ये जवाब है, लैम्डा के टर्म्स में ये जवाब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा मामला निपट गया कहां? आउटसाइड वाले पॉइंट पर। तो ठीक इसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट इनसाइड वाले पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इनसाइड वाला पॉइंट। इनसाइड देखिए, इनसाइड वाले पॉइंट में कुछ खास है नहीं। इनसाइड वाले पॉइंट से मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमें इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो सरफेस से कुछ एक्सिस से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये अंदर है ये पॉइंट। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए आप अपना गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है दिस इज कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है।
तो दूसरे रीजन यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर में जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो मैं सीधा ही अप्लाई कर दूं, दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो देखिएगा कि कोई सा भी चार्ज इस ग्रीन कलर के यानी कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, कोई सा भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं, तो ये तो क्यू इनसाइड कितना है, जीरो है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पे कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि अंदर अंदर इसके एक्सिस से जब तक आप सरफेस तक नहीं आ जाते हैं तब तक इस पूरे रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आप डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, जब तक आप सरफेस पर नहीं आ गए तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो दिस इज 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो फिर से हमारे पास एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, मतलब ये इधर ऊपर भी इंफिनिटी तक और नीचे भी इंफिनिटी तक जा रहा है। ये है इसकी एक्सेस और ये इसका अपना खुद का जो रेडियस है दैट इज आर है। अब चार्ज कहां पर है, तो अब जो चार्ज है वो चार्ज है इसके बल्क में। चार्ज कहां पर है, बल्क में। ठीक है, चार्ज कहां पर है, बल्क में। चलिए, तो फिर से हमें वही काम करना है। सबसे पहले तो एक बार के लिए यहां पर हम लोग चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर लेते हैं। तो चार्ज डेंसिटी अब यहां पर हम लोग रो डिफाइन करेंगे, और रो क्या होगा, तो रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर। क्या, हाँ वही वॉल्यूम ही लिखा है, सॉरी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अब जो चार्ज है वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि चार्ज क्यू और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया इंटू लेंथ एल। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं ऊपर कि जो रो है विच इज क्यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर लेंथ एल। ये ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट पे, विच इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम काम कि जैसे इधर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो कि सरफेस से, सॉरी, इसकी एक्सिस से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें ड्रॉ करना होता है एक गॉसियन सरफेस। ये लीजिए, ये है हमारा क्या, दिस इज को एक्सियल गॉसियन सॉरी, को एक्सियल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो एक बार के लिए यदि आपने ऊपर वाले सरफेस का नाम सरफेस 1, इसका नाम सरफेस 2 और नीचे वाले सरफेस का नाम सरफेस नंबर 3 रख दिया है, तो बताइए ऊपर वाले सरफेस का सरफेस एरिया कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका सरफेस एरिया कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और नीचे आपने एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया तो ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। चलिए, जैसे फ्लक्स हमें लिखना है तो फ्लक्स फिर से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds को फिर से ब्रेक कर लेंगे किसमें, तो सबसे पहले सरफेस S1 के लिए इंटीग्रेशन, सरफेस S1 के लिए ई डॉट ds, फिर सरफेस S2 के लिए ई डॉट ds,
और फिर से सरफेस S3 के लिए E डॉट ds। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, किन सरफेसेस से फ्लक्स जीरो होगा? तो आप बोलेंगे ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेसेस से फ्लक्स जीरो होगा। तो सरफेस 1 से भी फ्लक्स जीरो है और सरफेस 3 से भी फ्लक्स जीरो है। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री सरफेस S2 के लिए। ये जो हमारा सरफेस S2 है, इस सरफेस S2 की लेंथ है L। तो ये E ठीक है, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ds हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू लेंथ L। ठीक। फिर आप बोलेंगे इसी फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं बाई गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ से जब आप फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स इज जस्ट इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, होगा ना? क्यू इनसाइड कितना लिखें? तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो रो है, रो इनटू ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है ना? क्योंकि चार्ज तो बस सिर्फ इतने से रीजन में। तो Q इनसाइड इज इक्वल टू रो इनटू ये वॉल्यूम कितना होगा? तो ये वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू लेंथ L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां कैपिटल R क्या है? तो कैपिटल R इस सॉलिड सिलेंडर का अपना खुद का रेडियस है। समझ गए? ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये यहां से हमारे पास रो इंटू पाई R स्क्वायर L बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा E इंटू 2 पाई कैपिटल E इंटू 2 पाई स्मॉल r L के बराबर। तो L से L कैंसल आउट हो गया और यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर आउटसाइड में आ रहा है वो कितना है? तो ये है रो इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। रो इंटू पाई इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? सॉरी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या? हाँ, पाई से पाई काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए। तो मैं एक बार एंड रिजल्ट इधर ऊपर लिख दूं कि जो आउटसाइड वाला पॉइंट है, इस आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है रो इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ठीक है, चलिए ये वाली बात सही है। नेक्स्ट हम लोग इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से निकालेंगे, अब आउटसाइड वाले पॉइंट पे नहीं, इनसाइड वाले पॉइंट पे। कहां पे? इनसाइड वाले पॉइंट पे। तो अब जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिएगा मैं फिगर फिर से बनाता हूं। नेक्स्ट इज, इसको इरेज कर दूं, समझ गए ना? ये कहां था? तो ये था आउटसाइड। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं वो इस सिलेंडर के अंदर का कोई पॉइंट है, यानी R इज लेस देन या इक्वल टू कैपिटल R के बारे में अब बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज कहाँ है? तो चार्ज इस सॉलिड सिलेंडर में, इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे। मान लेते हैं कि आपको इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो सेंटर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर। तो क्या करेंगे? फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना एक कोएक्सियल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये एक छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसकी लेंथ है L। दिस इज कोएक्सियल सिलिंड्रिकल
गॉसियन सरफेस, ये ठीक है। चलिए तो जब हमें फ्लक्स लिखना होगा तो फिर से देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सिर्फ एक ही सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब सिर्फ एक ही सरफेस से लिंक होगी। ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस का नाम सरफेस 1, कर्व्ड सरफेस का नाम 2 और नीचे वाले सर्कुलर सरफेस का नाम सरफेस नंबर 3। तो फिर से ये ऊपर वाले सरफेस पर यदि आप एरिया वेक्टर लेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे वाले सरफेस पर यदि आप एरिया वेक्टर लेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहां पर यदि आप एरिया वेक्टर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ओके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के बराबर है। ओके, इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो सरफेस S1 के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट ds, फिर उसके बाद सरफेस S2 के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और फिर लास्ट में सरफेस S3 के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट ds। यही होगा ना। तो फिर से 1 और 3 से, सरफेस नंबर 1 से और सरफेस नंबर 3 से दोबारा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds सरफेस S2 के लिए। तो फिर से ये हो जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0, E तो हमें निकालना है, इंटीग्रेशन ds इज 2 पाई स्मॉल r इंटू लेंथ l के बराबर है। ओके, चलिए आइए यहां पे Q इनसाइड लिख लें। तो Q इनसाइड कितना होगा, तो आप बोलेंगे एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो रो के बराबर है, रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वाले वॉल्यूम से। तो अंदर वाला वॉल्यूम कितना है, अंदर वाला वॉल्यूम है पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू लेंथ l के बराबर। ठीक है, ओके ओके ओके। तो रो है कितना, चलिए रो को तो रो ही रहने देते हैं, ये ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, हाँ। तो बाई गॉस लॉ क्या लिखेंगे, तो बाई गॉस लॉ आप लिख सकते हैं दिस फ्लक्स विच इज E इंटू 2 पाई स्मॉल r l, दिस इज इक्वल टू रो पाई स्मॉल r स्क्वायर l। तो ये पाई से पाई गया, एक r से ये r भी कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रो इंटू r इंटू l डिवाइडेड बाई, अरे ये l से l कैंसिल आउट हो गया ना, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड वाले पॉइंट पर दिस इज रो r बाई, अच्छा ये सॉरी यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया था, तो बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिएगा, बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि ये समझ आया कि अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r, और बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। रेडियस या डिस्टेंस, सॉरी रेडियस नहीं डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस से, एक्सिस से। तो इसके लिए यदि आपको प्लॉट करना हो एक ग्राफ जिसमें y एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ पहले तो लीनियरली बढ़ेगा, और लीनियरली बढ़ते 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 जैसे ही आप आ जाएंगे सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो रो इंटू कैपिटल R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और आउटसाइड वाले रीजन में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ही सही। हाँ तो अगला एलिमेंट हमारा क्या है, तो अगला एलिमेंट है हमारे पास एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, जिसे हम लोग शेल भी बोलते हैं, है ना। तो ये लीजिए, ऐसा है हमारे पास एक हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर पर चार्ज है Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह है इसका सेंटर C और रेडियस है R। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कहाँ, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे, यानी कैपिटल R इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो सेंटर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है।
पहला काम क्या करना होता है? तो पहला काम हमें ड्रॉ कर लेना होता है हमारा गॉसियन सरफेस। ये लीजिए, तो इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा गॉसियन सरफेस है कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पर यदि आप कहीं पर भी एक छोटा सा सरफेस एरिया लें तो छोटे से सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, और इस सेल से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना होगा? 0। आपको यहां देखना है, यहां देख लीजिए, आपको यहां देखना है, यहां देख लीजिए कि ds वेक्टर ऐसा होगा, और इस चार्ज पार्टिकल यानी सेल से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है। तो थीटा कितना है? थीटा कहीं पर भी 0 डिग्री है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। तो ये जो हम लोग फ्लक्स लिख रहे हैं, तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखते हैं, है ना? बताइए कि क्या मैं यहां से ई वेक्टर बाहर निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से ई वेक्टर बाहर निकाल सकता हूं? नहीं, आप ई वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर ई वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो इसको आप क्या लिख लेंगे? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये ई निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया? डी एस का। तो ऐसे सारे डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये है फ्लक्स लिखने का कन्वेंशनल डेफिनेशन वाला मेथड। इसी फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दिस फ्लक्स इज सेम एज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो पूरा का पूरा हमारा सेल पड़ा है, तो q इनसाइड इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही आपने इक्वेशन 1 को 2 से कर दिया इक्वेट, तो ये हमारे पास आ चुका है E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट इज, अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं कि यदि हमें अंदर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता, सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर, तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इरेज कर दूं। पहले देख लीजिए कि सरफेस के अंदर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सरफेस के अंदर वाले पॉइंट पर ये रहा आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये फिर से क्या है? दिस इज कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो इनसाइड वाले पॉइंट पर इनसाइड वाले पॉइंट पर स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर वाले पॉइंट पर यदि आप सीधा गॉस लॉ लगाएं तो आप बोलेंगे फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी इस ग्रीन कलर का सेल जो है वही हमारा गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज ही नहीं है यानी हमारा Q इनसाइड ही 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पे कितना है? 0 है ना? तो इसके लिए यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हम लोग इस पूरे अंदर वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर होगा और सरफेस के बाहर होगा। आउटसाइड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है किसकी वजह से? तो किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से। ये देखिए, ये है हमारे पास एक ऐसा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यानी चार्ज कहां पर है? तो चार्ज जो है ना वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज,
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट पे डेरिवेशन बिल्कुल सेम है जो आपने सेल के लिए किया है ना। आउटसाइड वाले पॉइंट पर यानी कि जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर है, तो ठीक वैसा सही आउटसाइड में एक सेल बनाइए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखिए, दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सारा का सारा जो चार्ज है इस सेल पर, टोटल चार्ज क्यू है, इस सेल की रेडियस आर है। ठीक है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट में मान लेते हैं यहां किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ये होगा आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। बिल्कुल सेम प्रोसेस आप करेंगे क्या कि फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज सेम एज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्यू इनसाइड टोटल चार्ज ही है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई हम लोगों ने निकाल लिया बाहर। इंटीग्रेशन किसका रह गया, डी एस का, दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आउटसाइड वाले किसी पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इनसाइड वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए यानी नेक्स्ट इज इनसाइड का पॉइंट स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। जैसे अब आपको ये यहां किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इनसाइड के इस पॉइंट पर आप बनाएंगे ऐसा सा एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना। दिस इज इनसाइड के लिए कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अंदर यहां किसी भी पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ds वेक्टर ऐसा होगा, और इस सेल की वजह से बनने वाली जो सेल नहीं, अंदर वाले स्फीयर की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, यहां पर भी सरफेस एरिया ds वेक्टर ऐसा ऊपर, इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी ऊपर। ये ठीक है। तो यहां पर ये जो आप फ्लक्स लिख रहे हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही लिख रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री के बराबर होगा। और क्यू इनसाइड कितना होगा, तो क्यू इनसाइड का मतलब समझ रहे हैं, बस इस रीजन का चार्ज हमें चाहिए। अब हमें कितने का चार्ज चाहिए, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर का चार्ज चाहिए। तो क्यू इनसाइड कैसे लिखेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो इतना है, इसको इस रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड है ना। तो क्यू इनसाइड इज रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई को अब मैं निकाल लेता हूं बाहर, इंटीग्रेशन ds इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये आपको याद ही है ना। इसी को आप चाहें तो डेंसिटी को लिख लीजिए चार्ज के टर्म्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा k q r अपॉन कैपिटल R क्यूब,
वेयर के इज 1/4πε0 है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन साइड वाले पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करते 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 सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है KQ/R² के बराबर, और फिर आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। ठीक है।